लॉकडाउन चल रहा है, काफी लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बिजी रखने के लिए मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारी चीजें हैं जो बिजी रखे हुए हैं, बिकॉज राइटिंग इज वन। सो बहुत सारी पेंडिंग राइटिंग थी, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा समय एनीवेज निकल जाता है। प्लस आई हैव 4 बेबीज 4 डॉग्स एट होम, तो उनकी देख रेख में बहुत सारा समय निकल जाता है उनके साथ में, क्योंकि वो थोड़ा सा काफी एंग्शियस हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का समय नहीं मिलता है अब। सो यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम। तो यही है प्रीटी मच। कुछ नया मैंने एज सच तो नहीं सीखा है, क्योंकि फुर्सत ही नहीं। नया क्या सीखूं, जाके सीखूं भी कहाँ। नहीं, वो ऐसे कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो खैर काफी लोग तो खुद काम अपना पहले से करते आए हैं, उनके लिए नया नहीं है कि घर का काम करना वो पहली बार है। आपके लिए क्या ऐसा सिचुएशन है कि आप घर का काम पहले भी करते थे, अभी भी इट डजंट मेक अ डिफरेंस? हाँ, मैं पहले भी करता था। मतलब इनफैक्ट जब शहर में मुंबई में नए नए आए थे, इवन हॉस्टल में था, वहीं से सीख लिया था खुद का काम खुद करना। फिर मुंबई आए तो बैचलर लाइफ थी, तो सब काम खुद ही वैसे ही करना पड़ता था, कुछ था नहीं, कुछ होता नहीं था। तो खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब पहले से ही करता था। हाँ, ऑब्वियसली पोस्ट मैरिज और पोस्ट टू साइड वर्किंग तो हाउस हेल्प होते हैं, और फिर अर्चना ने आके वैसे ही सब संभाल लिया था, तो वो हाउस हेल्प भी मुझसे इंटरेक्शन नहीं होता है, उसी से होता है कि कैसे क्या करना है। तो वो ईज हो गया था। बट या अगेन ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से फिर से थोड़ा बहुत वापस से हाथ साफ कर लिया है मैंने भी। बात करें अगर शो की, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके लिए आप को इतना अप्रिसिएशन और इतना प्यार मिला था, दैट शो इज रनिंग अगेन। तो इस बार किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है? और आई एम श्योर जब पहली बार ऑन एयर हुआ होगा तब उस समय आप इतने बिजी रहे होंगे कि शायद आपको एपिसोड देखने का मौका मिला होगा या नहीं, पता नहीं मुझे। सो अब जब आप खुद एज एन ऑडियंस भी देख रहे हैं टीवी पे, तो हाउ इज दैट एंटायर फीलिंग? हाँ, नहीं, वो बात सही की आपने, क्योंकि उस समय एक तो बिजी थे और शूट करते हो समय नहीं मिलता आपको। दूसरा, हम लोग शूट करते थे बड़ौदा में, मुंबई में नहीं करते, तो पूरा आउटडोर हम लोग वहीं रह के शूट करते थे। तो वहाँ पर एनीवेज ज्यादा कम्युनिकेशन था नहीं, और उस समय तो बहुत ही कम था। सोशल मीडिया भी काफी कम था, 7-8 आई थिंक 6-7 ईयर्स नाउ। तो काफी चीजें कम थी और कम्युनिकेशंस कम थे, तो उतना ना फीडबैक का पता चलता था, ना ही हम खुद देख पाते थे एपिसोड भर की हाँ कैसा था कैसा नहीं था। अब क्योंकि वापस आ रहा है, तो एक तो चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इतने सालों बाद भी जब आया है तो वो उसका रेलेवेंस अभी भी उतना ही है, और जो रिस्पॉन्स लोगों का है वो ऑब्वियसली अब समझ में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया है आपके पास, तो लोग मैसेज करना शुरू करते हैं और बता रहे हैं कि उनको बड़ा पसंद आ रहा है, और उन्होंने पहले भी देखा था, तो अब वो जिन्होंने पहले देखा था वो अब फिर से देख रहे हैं और औरों को भी दिखा रहे हैं। तो वो अच्छा लगता है कि आपके प्रोजेक्ट्स का रेलेवेंस और वो एक रिकॉल वैल्यू आपकी बनी रहनी चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरत शो बना था, इसीलिए उसकी रिकॉल वैल्यू, और आई थिंक अच्छा है कि फिर से एक और नए ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। उस समय शायद ऑडियंस भी एक लिमिटेड था शो का, और अब शायद ऑडियंस का स्केल भी बढ़ गया है, ज़्यादा ऑडियंस है, नई ऑडियंस है, तो वो लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। मतलब अभी तक मतलब सस्टेन किए हुए है अभी तक अपना चार्म और अपना रेलेवेंस। तो इट मेक्स यू फील गुड कि यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट की जहाँ पर इतने सालों के बाद में भी उसकी एक तो रिकॉल वैल्यू है, और दूसरा कि अभी भी उसको जो काफी वक्त बदल गया, जनरेशन ऑलमोस्ट नई हो गई 8-7-8 साल में, तो जो शायद उस समय छोटे होंगे अब वो इस उम्र में आए कि देखकर समझ सकते हैं, तो उन्हें भी पसंद आ रहा है। मतलब कि टेक्निकली भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक थे हम, और आई थिंक वे अहेड ऑफ टाइम थे उस समय, कि वो आज भी उसका रेलेवेंस है। तो इट फील्स रियली नाइस कि अभी के ऑडियंस को और अच्छा लग रहा है, और ऑडियंस बढ़ गई। आई एम हैप्पी कि ये शो को ज्यादा लार्जर ऑडियंस मिलनी चाहिए थी उस समय भी, और अब मिल रही है, तो आई थिंक आई एम हैप्पी कि द शो इज गेटिंग इट्स ड्यू नाउ। Also, last few years, you know, films and web series and writing has kept you busy, right? Yeah. But क्या सिर्फ ये एक वही वजह है small screen से दूर रहने की, या also because the kind of content which is being made in today's time? दोनों वजहें हैं। एक तो लास्ट जो शो मैंने किया पृथ्वी वल्लभ किया था, और उसको आई थिंक 2 साल होने आ गए हैं, अब 1.5-2 साल हो रहे हैं उसको खत्म होके।
और वो भी इसलिए किया था क्योंकि लिमिटेड सीरीज था वो, शुरू से ही इट वाज प्लान्ड लाइक ए लिमिटेड सीरीज। तो मुझे उस समय भी ऐसे ही शोज, जैसे सिया, उसके पहले सिया के राम था, वो भी लिमिटेड सीरीज था। तो मुझे उसी समय से ना वो मेरा जो वो क्या कहूँ कि मुझे एक ऑन गोइंग कांस्टेंट लंबे शोज होते हैं ना, मेरा उनके प्रति रुझान कम हो चुका था और कभी था ही नहीं। चंद्रगुप्त भी लिमिटेड था, स्टार्ट टू फिनिश एक कहानी थी सीरीज तो की तरह। सीरीज की तरह। तो उसमें फायदा क्या होता है कि उसमें ना आप ना, एक तो एज एन एक्टर आपको पता होता है शुरुआत से अंत तक आपको करना क्या है, तो आप उस हिसाब से फिर अपना पूरा तैयारी करते हैं, पूरी तरह से काम करते हैं। पूरी टीम को पता होता है कि स्टार्ट टू एंड ये इस तरह से बनेगा, तो आपके पास में समय होता है उसको अच्छे तरीके से बनाने का। राइट, एक स्टार्ट और एक एंड होता है। राइट, आपका वो रोज का रट खत्म हो जाता है कि रोज बस कुछ भी कहानी बनानी है और एक एपिसोड निकालना है। उससे बाहर निकलकर आप एक्चुअली कहानी पर काम करना शुरू करते हो, कैरेक्टर्स पे काम करते हो, उनके आर्क्स पे काम करते हो, तो वो शो अच्छा बनता है। और जैसा इसके पहले मैंने कहा, इसीलिए शायद रिकॉल वैल्यू भी बनती है, क्योंकि आपने उसको इतने अच्छे से लिखा होता है, निभाया होता है। सारे शोज का रिकॉल वैल्यू इसीलिए बनता है। तो दोनों वजह थी, एक तो यही कि टीवी में उस तरह की लिखावट और उस तरह कंटेंट बनना बहुत बहुत पहले से कम था, फिर वो धीरे धीरे और घट गया। और अब वो जो भी वजह रही हों वो, पर ऐसा कुछ रेलेवेंट बन नहीं रहा था जो मुझे एक्साइट कर। मैं पहले भी काफ़ी वक्त लेकर शोज करता रहा हूँ, और मतलब आई ट्राई टू चूज थिंग्स कि वो उनका कोई रेलेवेंस हो लाइफ में, कहानी में कुछ करने को हो। एक वजह वो थी। दूसरी यस कि क्योंकि वेब में अब वो काम होना शुरू हो गया और वेब एकदम से इतना बड़ा हो गया और उसमें इतने सारी कहानियां बनने लगी, तो जो काम की इच्छा थी करने की, वो करने के लिए वो कहानियां वेब पे आनी शुरू हो गई, वो कहानियां फिल्मों में बननी शुरू हो गई। तो वो आई थिंक ऑर्गेनिकली उस तरफ चला गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने मीडियम छोड़ दिया है और लोग ऐसा बोलते अरे अब तो आप वेब कर रहे हैं, अब तो आप फिल्में कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अभी वैसे भी आप देखेंगे तो ये सब दायरे कम हो गए, मतलब वो लाइनें सब खत्म हो गई। हर एक्टर हर जगह काम कर रहा है, सब तरफ काम कर रहे होते हैं, हर मीडियम में काम कर रहे होते हैं। So if you look at it, a large part of film actors they spend on television, मतलब सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या इस तरह के जितने भी एक्टर्स हैं, वो एक अपने समय, एक अपने साल का एक बड़ा चंक टेलीविजन शोज को देते हैं। राइट, विद केबीसी एंड बिग बॉस। यस, वो देते हैं क्योंकि उन्हें पता है उसका रीच कितना है। तो वो मीडियम की अपनी वैल्यू है, वेब का अपना वैल्यू है, फिल्म्स का अपना वैल्यू है। तो हम किसी को कमतर और ज्यादा नहीं तोल सकते। दे स्टैंड एट देयर ओन ग्राउंड्स। तो बात वही है कि कहानी जो कही जा रही है उसमें आपको कितना मजा आ रहा है, वो किस प्लेटफॉर्म उसको सुविधा दे देता है, एक आज़ादी दे देता है कहने की। तो जो कहानियां वेब में बनती हैं उनमें एक आज़ादी हो जाती है, तो शायद इसलिए रुझान उस तरफ बन गया। और वो एक कॉन्शियस नहीं, एक ऑर्गेनिक आई थिंक गैप कह सकते हो कि उस वजह से आया। बट डोंट यू थिंक अगर ये कंटिन्यूसली होता रहा कि जिस तरीके के वैरायटी हमें वेब पे देखने के लिए मिल रही है, अगर टीवी पे वो लैक करती रही और उसके कंटेंट अगर प्रोग्रेसिव के जगह रिग्रेसिव चलते रहे, तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन शायद टीवी शोज एग्जिस्ट ना करें? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, नहीं कभी होगा, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस है, सेग्रीगेटेड है, और टीवी का एक सेक्शन है जो हमेशा रहेगा। सी, हम लोग ये बहस बहुत समय से होती रही है। अब हम देखें तो टेलीविजन वेस्ट में था पहले, फिर हमारे यहाँ आया, फिर वेब वेस्ट में पहले था, हमारे यहाँ बाद में आया। लेकिन वहाँ टेलीविजन आज भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर डेली सोप्स आज भी बनते हैं, जबकि वहाँ का वेब बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बनता है। फिर भी वहाँ का टेलीविजन सर्वाइव करा। तो वो जो एक ऑडियंस है ना, आई थिंक हम बात करते हैं कि रिग्रेसिव कंटेंट बनता है, तो वो कोई तो देख रहा है तभी बन रहा है, जब कोई नहीं देखेगा तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो कोई ना एक सेक्शन तो है जो देख रहा है उसको, तो वो एग्जिस्ट करते हैं लोग। और जब पहले हम देखते थे टेलीविजन, एकदम रियलिस्टिक हार्ड कहानियाँ, बहुत बेहतरीन कहानियाँ कही जाती थी, जब उतना चैनल गोल्डन एरा ऑफ टीवी कहा जाता था। यस, फिर वो बदलता रहता है, वो हमेशा बदलता रहा, और फिर बदलेगा, फिर कुछ नया आ जाएगा, क्योंकि ऑडियंस बदल जाती है, जनरेशन बदल जाती है, इसलिए कंटेंट बदल जाता है आपका। तो आई थिंक जैसे जनरेशन बदलेगी, अब अगर एक सेक्शन चला जाएगा, एक सेक्शन रह जाएगा, तो हो सकता है कि टीवी मेकर्स को, चैनल्स को शायद समझ में आने लगे अब, क्योंकि
जहाँ पर जीआरपीज 400-500 होती थी, अब 150, 100, 50 में सिमट गई हैं। तो जी। मतलब वो ऑडियंस कहीं शिफ्ट हुआ है, एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। वो शायद वेब की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा था देखने के लिए, वो वेब में मिलने लग गया, तो वहाँ देखने जी। शुरू कर दिया उन्होंने। तो आई थिंक सो यस, देयर इज अ शिफ्ट, बट सस्टेन और सर्वाइव तो वो हमेशा करेगा। एक पर्टिकुलर सेक्शन टीवी का हमेशा रहेगा। जब हम बात करें शोज की रिग्रेसिव कंटेंट की, आप बोल रहे हैं अगर वो बन रहा है तो लोग देख भी रहे हैं तभी बन रहा है वो, हाउ मच डू यू रिलेट टू दिस काइंड ऑफ टेलीविजन जहाँ पे यू नो एवरीवन इज मेकिंग काइंड ऑफ सिमिलर कंटेंट? अगर एक बार डायन हिट हो गई तो दूसरी बार भी डायन ही बन रही है, एक बार नागिन चल गई तो इच्छाधारी नागिन वापस से आ रही है। तो आप एज एन एक्टर कितना रिलेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करता हूँ, देखिए बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं रिलेट ना। मैं फैंटेसी से रिलेट करता हूँ, मैं फैंटेसी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं फैंटेसी नॉवेल्स भी बहुत, ग्राफिक नॉवेल्स क्या है, फैंटेसी है। हम मार्वल देखते हैं, वो फैंटेसी है। स्पाइडरमैन इज फैंटेसी फिक्शन, बट उसमें वही ना, हम भले ही, फॉर एग्जाम्पल फैंटेसी फिक्शन चंद्रकांता भी था, आई रिलेट टू दैट। मुझे मजा आता था वो देखने में, वो बड़े अच्छे से बनाया गया था, उसमें उसमें चुड़ैल भी थी, और उसमें शेप शिफ्टर्स भी थे, और उसमें चमत्कार भी होते थे, सब होता था, सांप नागिन उसमें सब था। बट वो बनाया कैसे गया है, उसको कहा कैसे जा रहा है, पंचतंत्र की कहानियां, फैंटेसी सब है, आपको देखने में मजा आता था, हम बचपन में देखते थे। तो बात उतने से डिफरेंस की है कि हम कह कैसे रहे हैं कहानी को, जिस तरीके से कही जा रही है मैं उससे रिलेट नहीं करता हूँ। फैंटेसी फिक्शन मजा है यार, सबको देखने में मजा आता है, किसे नहीं आता मजा देखने में, बट वो कहीं जिस तरीके से जा रही हैं, मैं उससे पर्सनली रिलेट नहीं कर पाता। और दूसरा जो आपने कहा कि एक जगह पर डायन बनती है, दूसरी जगह भी डायन बन रही है, तो तीसरी जगह पर भी नागिन आ रहा है, उधर भी सांप आ रहे हैं, पता नहीं तो कौन कौन लड़ रहा है जानवर बन के। तो ये ना इट्स अ टेम्पलेट, ये सिर्फ टेलीविजन में नहीं है, ये हम इंसानों का ना नेचर है, ये हम ऐसे ही करते हैं। आप फिल्म्स देख लीजिए, एक कॉमेडी फिल्म हिट होती है, लाइन से कॉमेडी फिल्म्स आती हैं। आप एक एक्शन फिल्म हिट होती है, लाइन से एक्शन फिल्म्स आती हैं। तो वो फिल्म्स में भी है, वो टीवी में भी है, वेब में भी है। वेब में गैंगस्टर माफिया एक बना तो हर प्लेटफॉर्म पे गैंगस्टर माफिया बन रहे हैं, राइट। हाँ, सब ने हार्टलैंड गैंगस्टर ड्रामा पकड़ लिया, सब बनाएंगे, हाँ, हम वही करेंगे। सो इट्स सेम, हर प्लेटफॉर्म पे वो होता है, ये हमारे अपना नेचर है, हम लोग ऐसे ही हैं। आप भी देखिएगा, कभी नोटिस करना अपने आप को, अगर आपने एक सीरीज देखी ना जो आपको बहुत पसंद आई, समझ लिए बिंज वॉच किया आपने, एक्सपेरिमेंट करना कभी, आप ना ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो देखने जाओगे ना, तो फर्स्ट आप उसी जॉनरा का कुछ ढूंढ रहे होगे, देन यू विल शिफ्ट, मे बी यू विल शिफ्ट। और हमारा फीड भी हमको वही दिखाता है ना बार बार, क्योंकि हमारा नेचर पकड़ लेता है वो कि आप अगला ये देखिए। सो आई थिंक इट्स जस्ट अस। Okay, you tried, if I'm not wrong, you tried your hands with reality show झलक दिखला जा जी। उसके बाद हमने आपको और कोई रियलिटी शो में क्यों नहीं देखा, या you don't relate to it? झलक was not like it was a dance show, और मुझे डांस करने बड़ा मजा आता है, तो और मैंने बहुत समय से नहीं किया था, बड़ी इच्छा थी, बहुत समय से किया नहीं था, तो करने का मौका मिला, चलो कुछ नहीं सीख ही लूंगा, और कुछ नहीं तो उस नजरिए से किया था। फिर वो मैं उसमें जीत गया, तो वो आई थिंक वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक, या मुझे नहीं पता, पर मैं जीत गया वो। उसके बाद में हाँ बहुत सारे रियलिटी शो, ऑलमोस्ट हर के ऑफर आते हैं आपके पास में, बट मैं नहीं कर पाता हूँ यार। मैं आई एम एन एक्टर फर्स्ट, और मुझे कहानियों का हिस्सा बनने में मजा आता है। झलक वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम आर्ट, इसलिए वो मैंने कर लिया, क्योंकि आपको डांसिंग एक स्किल है जो जिसमें मुझे बचपन से बड़ा मजा आता था, तो उस रुझान से और उस वजह से मैंने वो कर लिया। उसके अलावा बहुत सारे शोज हैं, जितने सारे भी हैं, वो नहीं, मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मतलब झलक में भी जो रियलिटी टीम थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी वही मुझसे कि वो कंटेंट देता नहीं था मैं उनको कोई। अब मैं परफॉर्मेंस और रिहर्सल के अलावा हाँ मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैंने कहा नहीं है यार, मैं क्या दूं, मतलब कोई ट्रेजेडी नहीं है लाइफ में, कोई ड्रामा नहीं है, क्या दूं मैं। तो देवर लाइक वो भी बेचारे स्ट्रगल करते थे कुछ स्टोरी बनाने के लिए, कि क्योंकि एपिसोड तो बनाना है उन्होंने, तो वो क्या करे, उनका काम है बेचारों का। अब वो बड़ा स्ट्रगल करते थे। मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, मैं बड़ा बोरिंग आदमी हूँ रियल लाइफ में, मेरे पास एक्चुअली ड्रामा नहीं है कोई, मैं क्या करूँ, आम सी जिंदगी जीता हूँ मैं। तो आई थिंक मैं रियलिटी शो के लिए अच्छा कंटेस्टेंट हूँ भी नहीं वैसे भी।
लेकिन आपने पिछला सीजन फॉलो किया बिग बॉस का, क्योंकि आपके क्लोज फ्रेंड जिनका छोटे भाई जैसे भी मानते हैं विशाल, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. इफ गिवन अ चांस, वुड यू टेक अप अ शो लाइक बिग बॉस? नहीं, मैं आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट. इट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो लाइक बिग बॉस. मतलब मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं शायद पागल हो जाऊंगा वहाँ पे. तो मैं बना ही नहीं हूँ उस जैसे शो के लिए. मतलब कौन इतना झगड़ा कर सकता है रोज, कौन मतलब सुबह से शाम तक इतने पॉलिटिक्स, इतना लोग हैं. आई एम अ वेरी सोलो आइसोलेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन. मुझे अपना स्पेस पसंद है, मैं अकेला घंटों बिता सकता हूँ अपने साथ में. पर ऐसा 10 लोगों के साथ में अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए इतने समय के लिए, तो शायद आई लूज इट. So I'm not cut out for it. As a personality, I'm not cut out for it. Coming back to Chandragupta Maurya, when you think about that show, क्या memories आती हैं ध्यान में, and how has it changed your career? Chandragupta was my second show. उसके पहले मैंने गुनाहों किया था, और खत्म होने के पहले ही मुझे उसके लिए बुला लिया गया था कि आप लीक हो रहा है and you will be the elder Chandragupta. आई थिंक इनिशियली आपको जब इस तरह के किरदार मिल जाते हैं ना, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर. बी इट टीचेस यू अ लॉट. क्योंकि वो प्रोजेक्ट में ना इतने बढ़िया एक्टर्स थे मेरे आसपास. मतलब मनीष जी, सूरज थापर, तेज जी, मतलब लाइन से ऑल वेटरन सीजन्ड एक्टर्स. और आप नए नए आए हैं और आप इन लोगों के बीच में अपना एक अपनी स्टैंडिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ऑल ऑफ देम वर सो सपोर्टिव. मतलब दैट वन शो वाज मेड विद लॉट ऑफ हार्ट फ्रॉम टीम मेंबर्स टू द टीम व्हिच वाज अ क्रिएटिव टीम, राइटिंग टीम. मतलब नीलांजना जो शो के प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी, राइटर, मतलब राइटर्स, फैजल. I still remember कि long meetings, long calls used to have. हम लोग बड़ौदा में थे, यहाँ पे हमें हर चीज़ के बारे में, मतलब they were like hands on, कि हर चीज़ की ब्रीफिंग आपको मिल जाएगी. हर कोई भी सवाल है आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं, सीधा बात कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है. सो वो ना वो एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक तो यंग टीम थी, हम सब यंग थे, और फ्रॉम डायरेक्टर्स टू एवरीबडी वर यंग एंड दे वर ऑल ट्राइंग टू प्रूव समथिंग. मतलब यू वुड बिलीव हम लोग रात में बैठ के सीक्वेंसेस प्लान करते थे अगले दिन के. इट वाज एन एक्शन सीक्वेंस और समथिंग. पूरी टीम रात को मेरे कमरे में, नहीं तो डायरेक्टर्स के कमरे में, वी यूज्ड टू सिट, डिस्कस, प्लान, और रात भर में वो तैयारी भी हो जाती थी और सुबह हम उसको एग्जीक्यूट भी कर लेते थे. So that was the kind of teamwork which was behind that show, and it taught me a lot of things. It taught me how to work with people. It taught me कि अगर यूजुअली मतलब ऐसा यूजुअली एक थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ एक्टर्स हैं, आप आइए, अपना लाइन बोलिए और घर चले जाइए. इट टॉट मी नॉट टू थिंक लाइक दैट. इट टॉट मी टू बी इन्वॉल्व, टू बी रेडी टू, मतलब एक फुल होल हार्टेड इन्वॉल्वमेंट टीम के साथ में करके आप एक अच्छी चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है कहीं ना कहीं. तो वो चीज़ें भी सीखी मैंने, कि बाकी लोगों के काम भी थोड़ा समझ में आने लगे. अपना काम और कैसे इमर्स होके कर सकते हैं वो समझ में आने लगा. प्लस इतने अच्छे बढ़िया एक्टर्स थे यार आसपास, उनसे मतलब इट वाज लाइक अ स्कूल. तो उनसे सीखने इतना मिलता था, और सब रेडी थे सिखाने के लिए, सबसे बड़ी बात. सो दे आर स्टिल फ्रेंड्स. तो इट वाज अ वेरी लैंडमार्क शो आई थिंक इन माय करियर. एंड इतनी जल्दी मुझे मिला वो, तो आई थिंक वाज फॉर्चुनेट. एंड आई थिंक वाज फॉर्चुनेट मुझे सीखने इतना कुछ मिला उससे. आई थिंक इट लेड द फाउंडेशन completely for me for future. Rang Rasiya was a great show, but do you think somewhere कि उसको जिस तरीके की popularity और feedback तो अच्छा मिला ही था, लेकिन जो उसकी continuity या run रहना चाहिए था वो उतना नहीं रह पाया? हाँ, नहीं रह पाया. It was unfortunate. और मतलब उसको आप देखें तो Rang Rasiya is I think one of the very few shows which is still being rerun across the world. Any time of the year एक रीरन उसका चल रहा होता है पिछले कितने सालों से. और हर किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसका रीरन चल रहा होता है. मतलब इट इज स्टिल रेलेवेंट एंड इट्स अ हिट अब्रॉड. अब्रॉड वो ज्यादा पॉपुलर हुआ बजाय इंडिया के. इट वाज अ फ्लैगशिप शो फॉर चैनल. इट वाज talked about show. It was critically acclaimed. It was
beautifully made, but yes, it didn't get that much of I think that's when we come to that question of content जो हमने बात की कि जो जी कंटेंट बनता है उसको लैप अप होने के लिए अब हम अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, देते हैं, परोसते हैं, जब उसको रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर सबके हौसले टूट जाते हैं, फिर सब ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला पे जाने की कोशिश करते हैं. सो इट्स एन अपील फ्रॉम मी टू द ऑडियंस, प्लीज सपोर्ट गुड कंटेंट और जी ताकि वो और बने उसके लिए. Thank you so much. It was great talking to you. I got Same some, here. honest confessions and अच्छे answers मिले.